हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दर्शु विनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं उन सबको क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग कन्फ्यूजन में चल रहे होंगे कि एग्ज़ाम अप्रैल में होगा या नहीं होगा, तो ये डाउट अपना बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल कमर कस लीजिए। एग्ज़ाम आपका 4, 5, 10, 11 अप्रैल को ही होगा। तो अपनी तैयारी अगर अभी आपने स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं नई चीज़ों को ढूंढने में लगे रहते हैं, पुरानी चीज़ें जो आपने याद कर रखी है उन सबको भूल जाते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। जो आपकी पुरानी चीज़ें हैं उनको अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। उनको मतलब इतना कर लीजिए कि जितनी भी चीज़ें हैं आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है, वो आपकी उंगली पर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ वहाँ पर है, वो चीज़ वहाँ पर है, उस चीज़ का ये अर्थ है, उस चीज़ का ये अर्थ है। तो वो सारा आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवीजन होना चाहिए। और नई चीज़ों को बाद में खोजना है, पहले अपनी पुरानी चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है। तो मैं तो यही कहूँगी, जो चीज़ आपने पढ़ रखी है उसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट, अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास समय है तो आप एक मतलब शेड्यूल बनाइए, एक सिलेबस टाइप से एक पेपर तैयार कीजिएगा। और उस पर एक तरफ जो आपने याद कर रखा है वो चीज़ लिखिए, और जो चीज़ अभी आपने याद नहीं की है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है वो चीज़ लिखिए। रोज़ डेली का रूटीन बनाइए। अगर आप हाउस वाइफ हैं या फिर आप अनमैरिड हैं, देखो हाउस वाइफ में और अनमैरिड में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आप कोई भी हो, है ना, ये तो मेरे को नहीं पता जो लोग इसको सुन रहे हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो अपने लिए दिन में आप लोगों को समय नहीं मिलेगा, तो आप अपने लिए रात को समय निकालिए। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसे ही मंजिल नहीं मिलती है। तो अपने लिए आप लोग रात को समय निकालिए। और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, ये भी बिल्कुल फैक्ट है। आप जितनी भी मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा निखरोगे। तो आप अपने लिए अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। और बस मैं यही कहूँगी कि आपको मतलब शेड्यूल ज़रूर बनाना है। बिना शेड्यूल के कोई भी चीज़ हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। तो एक तरफ मतलब अपना रोज़ का रूटीन बना लीजिए कि हमें इतने घंटा ये पढ़ना है, इतने घंटा ये पढ़ना है, और इस तरीके से मेरा ये क्लियर हो गया, मैंने ये सब पढ़ लिया है ना। और बाकी तो हम लोग है ही हैं आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर के आती हूँ जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि मैम ये करा रही हैं या वो करा रही। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैम क्या करा रही थी और क्या आया है, ठीक है। तो चलिए, बिना समय गवाए मैंने आपकी 2-3 मिनट यहाँ पर ले ली, कोई बात नहीं। खैर, ओवम का पीरियड होता है 0 से 2 सप्ताह, 0 से 4 सप्ताह, 3 से 8 सप्ताह या फिर 8 से 10 सप्ताह। तो ओवम का जो पीरियड होता है आपका 0 से 2 सप्ताह होता है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिनिंग शुरू होनी चाहिए 0 से 4 माह, 4 से 6 माह, 6 से 8 माह या फिर 8 से 10 माह। बिनिंग शुरू होना चाहिए आपका 4 से 6 माह। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पुरुष शुक्राणु द्वारा, महिला अंडकोश द्वारा या गर्भाशय के दौरान भोजन लेने से या गर्भावस्था से पहले लिए गए भोजन से होता है। तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो पुरुष शुक्राणु द्वारा होता है, यानी कि पुरुष स्पर्म द्वारा होता है। ये आंसर इस राइट हो जाएगा। अच्छी आदतें डालने का समय होता है किशोरावस्था में, वयस्क होने पर जन्म से 5 वर्ष तक या गर्भावस्था में। अच्छी आदतें डालने का जो समय होता है आपका वो जन्म से 5 वर्ष तक होता है। सी आंसर इस राइट हो जाएगा। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, भोजन और परिवार, बुद्धि और भोजन, वंशानुगत गुण एवं वातावरण। तो ये जो आपका वंशानुगत गुण एवं वातावरण है, सी आंसर इज राइट हो जाएगा, जो व्यक्ति को प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारक मानी जाती हैं। नेक्स्ट है, मधुमेह का एक लक्षण है अतिसार, बुखार, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना या प्यास न लगना। तो मधुमेह का एक लक्षण है रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना, ठीक है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान
गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है? 30 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 12 किलोग्राम या भार बिल्कुल नहीं बढ़ता है। तो गर्भावस्था के दौरान जो आपका भार बढ़ना उचित होता है 12 किलोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी आंसर इज राइट हो जाएगा। ऊर्जा का मूल स्रोत है सौर ऊर्जा, कोयला, गोबर गैस या पेट्रोल। तो ऊर्जा का जो मूल स्रोत माना जाता है वह सौर ऊर्जा माना जाता है, ये आंसर इज राइट हो जाएगा। घनी बस्तियों में पेड़ पौधे छाया देते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, पक्षियों को आश्रय देते हैं, जमीन का सारा पानी सोख लेते हैं। घनी बस्तियों में पेड़ पौधे पक्षियों वातावरण को शुद्ध करते हैं, बी आंसर इज राइट हो जाएगा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्तर होना चाहिए 13 से 15 ग्राम पर 100 ml खून, या 10 से 12 या 25 से 30 या फिर 16 से 20। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो स्तर माना जाता है 13 से 15 ग्राम पर 100 ml खून माना जाता है, ये आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन मुख्यतः काम करता है शिक्षा संबंधी, कृषि संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी या फिर गृह संबंधी। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन WHO काम करता है स्वास्थ्य संबंधी, सी आंसर इज राइट हो जाएगा। ये जो WHO है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या थी 56 यानी कि, और वर्तमान में WHO के सदस्य देशों की संख्या है 194 194। और भारत WHO का सदस्य देश कब बना था? 12 जनवरी 1948 को बना था। और WHO के क्षेत्रीय सदस्य कितने हैं? तो WHO के जो क्षेत्रीय सदस्य हैं वो 6 माने जाते हैं। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारत का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है WHO की यादगार के लिए? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है WHO की यादगार के लिए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। WHO कैसी संस्था है? राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय है? तो WHO आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। WHO किसके अंडर में कार्य करता है? WHO UNO के अंडर में कार्य करता है। UNO क्या है? UNO एक जो मतलब कहते हैं ना कि हेड क्वार्टर जो माना जाता है, WHO का हेड क्वार्टर आपका UNO माना जाता है। UNO के अंदर 5 संस्थाएं हैं जो UNO के अंडर में कार्य करती हैं। आपकी FAO है यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व कृषि संगठन आपका, और एक आपकी WHO है विश्व स्वास्थ्य संगठन, एक आपका है केयर, एक आपका यूनिसेफ है और एक आपका यूनेस्को है। 5 संस्थाएं जो UNO के अंडर में कार्य करती हैं। ठीक है, हेड क्वार्टर आपका UNO है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एंटीबॉडी सुरक्षा प्रदान करते हैं प्यास से, संक्रमण से, प्यास और संक्रमण दोनों से, उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो एंटीबॉडी जो सुरक्षा प्रदान करते हैं वे प्यास और संक्रमण दोनों से ही करते हैं, सी आंसर इज राइट हो जाएगा। शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? शरीर का तापमान जो होता है आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ए आंसर इज राइट हो जाएगा। शरीर की मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को, लिम्फेटिक ग्रंथि को या सलाइवरी ग्रंथि को? शरीर की मास्टर ग्लैंड जो कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कहा जाता है, ए आंसर इज राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय बचत पत्र किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? बैंक के द्वारा, जीवन बीमा निगम के द्वारा, पोस्ट ऑफिस या उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय बचत पत्र जो आपके जारी किए जाते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किए जाते हैं, बी आंसर इज राइट हो जाएगा 85 का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर है, यह कथन किसका है? तो ये योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है, ये कथन आपका ग्रॉस एवं कैंडल का है, बी आंसर इज राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, सजावट के सिद्धांत होते हैं। सजावट के कितने सिद्धांत होते हैं? 5-7 सजावट के 5 सिद्धांत होते हैं। रेखा जो है ये क्या है आपका? सजावट का यानी कि कला का तत्व है, ये आपका सिद्धांत नहीं है। बनावट और रूप, बनावट क्या है आपका? तत्व है। प्रकाश, नमूना, प्रकाश क्या है आपका? तत्व है। नमूना क्या है? तत्व है। तो सजावट के जो सिद्धांत हैं अनुपात और अनुरूपता, बी आंसर इज राइट हो जाएगा। भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना 1947 में हुई थी। ISI का जो परिवर्णी रूप है इंडियन स्टैंडर्ड इंडिया है। ठीक है,
इकेवाना पुष्प सज्जा है भारतीय, जापानी, अमेरिकन। इकेवाना पुष्प सज्जा है आपकी जापानी। और इकेवाना की सबसे बड़ी टहनी किसको कहा जाता है? पृथ्वी को, स्वर्ग को, या फिर मनुष्य को? तो स्वर्ग को सबसे बड़ी टहनी कहा जाता है। ये कितने टाइम उस पर है, कितने अंश कोण पर बनी हुई है आपकी स्वर्ग की टहनी? तो ये आपकी बनी हुई है 90 डिग्री कोण पर। ठीक है, स्वर्ग की सबसे बड़ी टहनी जो है वो 90 डिग्री कोण पर बनी हुई है। मध्यम टहनी किसको कहा जाता है? सी सो सीन। सी सो सीन, सो किसका इंगित करता है? मनुष्य का इंगित करता है। ये आपका पूछा भी जा चुका है 2021 टीजीटी होम साइंस में। तो ये कितने डिग्री कोण पर है? 45 डिग्री कोण पर है आपकी सो की जो टहनी है, मध्यम टहनी जिसको बोला जाता है। सबसे बड़ी टहनी आपकी स्वर्ग को सी सो सीन, सी को माना जाता है, स्वर्ग को। ठीक है, मध्यम टहनी किसको माना जाता है? मनुष्य को। ये कितनी डिग्री कोण पर है? तो ये आपका 45 डिग्री कोण पर बनी हुई है। सबसे छोटी टहनी किसको माना जाता है? हाई की, पृथ्वी को। ये कितनी कोण पर बनी हुई है? ये आपकी 75 डिग्री कोण पर बनी हुई है। ठीक है, 3 चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से पता भी होना चाहिए। ये जो आपकी जापानी पुष्प सज्जा है, इसमें पूजा के स्थल को क्या कहा जाता है? जापानी पुष्प सज्जा में पूजा के स्थल को जापानी पुष्प सज्जा में क्या कहा जाता है? जैसे हमारे यहाँ भारत देश में ये जो आपकी इकेवाना और मोरीबाना है, ये क्या हैं? जापानी पुष्प सज्जा है। और ये कितने कब शुरू की गई थी? 16वीं शताब्दी में ये शुरू की गई थी। और ये जो आपकी मोरीबाना होती है, ये कितनी ऊंची होती है? ये 10 से 15 फीट ऊंची होती है। और जापान की सबसे पुरानी शैली किसको माना जाता है? इकेवाना को माना जाता है। ठीक है, जापान की सबसे पुरानी शैली इकेवाना को माना जाता है। अब यहाँ पर ये जो आपका जापानी पुष्प सज्जा, इसका अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये मतलब जापान में नहीं हुआ था, इसका आविष्कार जापान में नहीं हुआ था, जापान में तो ये प्रसिद्ध हुई थी। अब जैसे भारत देश में पूजा स्थल को मंदिर, मस्जिद और चर्च कहा जाता है, इसी तरीके से जापान में पूजा स्थल को टोकोनामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोकोनामा। आपसे पूछा जा सकता है कि टोकोनामा का अर्थ क्या होता है? तो पूजा स्थल होता है जापानी में। ठीक है, और जीवित फूल किसको कहा जाता है? जीवित फूल आपके इकेवाना को जीवित फूल कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको पता चल चुका है। विदेशी पुष्प सज्जा, ये जो आपकी जापानी पुष्प सज्जा है, इसके कितने प्रकार होते हैं? ये 4 प्रकार की होती है। एक आपका रीका होता है, एक आपका सोका होता है, एक आपका मोरीवाना होता है, और एक आपका नाजीरे होता है। ठीक है, और ये जो आपका इकेवाना पुष्प सज्जा है, ये जापान से शुरू नहीं की गई थी। जापान में तो ये प्रसिद्ध हुई थी, लेकिन शुरू कहाँ से की गई थी? चीन में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा शुरू की गई थी 6वीं शताब्दी में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो जापानी पुष्प सज्जा है, ये कब शुरू की गई थी? तो ये 6वीं शताब्दी में शुरू की गई थी, और चीन में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, और विकसित कहाँ पर हुई थी? तो विकसित आपकी ये जापान में हुई थी। ठीक है, और जापानी पुष्प सज्जा को किस किस नाम से जानते हैं? जापानी पुष्प सज्जा को पुष्प सज्जा, पुष्प प्रबंधन, व्यवस्थापन, पुष्प विन्यास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, पारिवारिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? तो पारिवारिक जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वैल्यू, यानी कि मूल्य। अगर इंसान के मूल्य हैं और इंसान की वैल्यू है, तो उसका जीवन सफल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी प्लान के अंतिम परिणाम से है? मैनेजमेंट का, मूल्यांकन का, या प्लानिंग का, या उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। अब अंतिम की अगर हम लोग बात करें, आपने देखा होगा आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? इवैल्यूएशन का इंतज़ार करते हैं ना, मूल्यांकन का, रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं ना। अब अंतिम पड़ाव की यहाँ पर बात कर रहा है, अंतिम परिणाम की यहाँ पर बात कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? बी आंसर इज राइट हो जाएगा, यानी कि इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। नेक्स्ट है, 3 मूल रंगों के अंतर्गत कौन से 3 रंग आते हैं? तो 3 मूल रंग आपके कौन कौन से माने जाते हैं? लाल, पीला, नीला। है यहाँ पर कहीं लाल, पीला, नीला? बी आंसर इज राइट हो जाएगा, लाल, पीला, नीला। मूल रंग मतलब प्राथमिक रंग की बात कर रहा है।
घरेलू आय व्यय को संतुलन करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक होते हैं: बचत करना, बजट बनाना, मितव्ययिता करना या उधार लेना। अब आय व्यय की अगर कहीं पर बात की जाएगी तो वह आप बजट बनाना, ठीक है। आय व्यय को ही देख करके बजट बनाया जाता है और आय व्यय के संतुलन की यहाँ पर बात कर रहा है तो बी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व। गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व किस किस को माना जाता है? मूल्य, लक्ष्य और स्तर को। लक्ष्य और स्तर जो है इसका केंद्र बिंदु किसको माना जाता है? मूल्य को माना जाता है। और लक्ष्य और स्तर की उत्पत्ति किससे होती है? मूल्य से होती है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था का समय कितना होता है? 2 से 4 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 2 से 5, 2 से 8। तो पूर्व बाल्यावस्था का समय जो होता है वो 2 से 6 वर्ष होता है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? निद्रा, व्यायाम, स्वच्छता या पोषण? शारीरिक विकास की अगर हम लोग बात करें बच्चों की तो पोषण सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, महत्वपूर्ण होता है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है केक व चॉकलेट, नूडल्स एवं पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक एवं आइसक्रीम, दूध एवं प्रोटीन युक्त भोजन, भरपूर भोजन। तो गर्भावस्था के दौरान दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन। डी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है फ्रायड द्वारा, एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा या बंडूरा द्वारा। साइकोसेक्सुअल थ्योरी आपकी फ्रायड द्वारा दी गई है, ये आंसर इज राइट हो जाएगा। कपड़े को 10% कास्टिक सोडा में खींचकर 2 मिनट भिगोने की विधि को क्या कहते हैं? अब यहाँ पर कास्टिक सोडे की बात कर रहा है तो कास्टिक सोडे का जो प्रयोग किया जाता है सूती वस्त्रों में किया जाता है। सूती वस्त्रों में किस प्रकार की परिसज्जा की जाती है? मर्सराइजेशन, जो आपका 2021 में भी पूछा गया है कि मर्सराइजिंग में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो मर्सराइजिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? कास्टिक सोडे का। तो वहाँ पर इस तरीके से पूछा गया था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कास्टिक सोडे में खींचकर 2 मिनट भिगोने की विधि को क्या कहते हैं? यहाँ पर विधि पूछ रहा है तो मर्सराइजिंग। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था भारत में, जापान में, फ्रांस में या चीन में? सबसे पहले रेशम का उत्पादन जो हुआ था आपका चीन में हुआ था। और रेशम को क्या कहा जाता है? रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है। वस्त्रों का राजा किसको कहा जाता है? वस्त्रों का राजा कपास को कहा जाता है। और रेशम कितने प्रकार का होता है? रेशम आपका 4 प्रकार का होता है। रेशम का जो मतलब आपको रेशम प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? उसको अलप कहा जाता है। अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा, यानी कि इन 4 अवस्थाओं से गुजरने के बाद ही हमें रेशम प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन यांत्रिक परिसज्जा है? टेंटरिंग, मर्सराइजिंग, इनमें से कोई नहीं या ब्लीचिंग? तो यांत्रिक परिसज्जा की यहाँ पर बात कर रहा है तो आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सेंटरिंग आपकी यांत्रिक परिसज्जा है, ए आंसर इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतुओं का भाग नहीं है? पादप तंतु, खनिज तंतु, वनस्पति तंतु या प्राणीज तंतु? अब यहाँ पर हम लोग बात करें खनिज तंतु, वनस्पति तंतु और प्राणीज, ये तीनों क्या हैं? आपके प्राकृतिक तंतुओं में आते हैं। और यहाँ पर प्राकृतिक तंतुओं का भाग नहीं पूछा जा रहा है तो ये जो आपका पादप तंतु है, ए आंसर इज राइट हो जाएगा 102 का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है? नहीं की बात कर रहा है तो ड्राफ्टिंग, कटाई, बुनाई, सिलाई से बुनाई। तो ये जो आपकी ड्राफ्टिंग है वस्त्र निर्माण की विधि में आपका बुनाई नहीं आएगा। सी आंसर इज राइट। बिना परिसज्जा के कपड़ा सुंदर लगता है, कपड़े के अधिक उपयोग होते हैं, कपड़ा अनाकर्षक लगता है या कपड़ा मजबूत रहता है? बिना परिसज्जा के कपड़ा अनाकर्षक लगता है, यानी कि सुंदर नहीं लगता है, ठीक है। तो सी आंसर इज राइट हो जाएगा। कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं? खादी के कपड़े, हैंडलूम के कपड़े, सातूस के शॉल या नायलॉन के कपड़े? सी आंसर इज राइट हो जाएगा। कृत्रिम रेशों में आपका नायलॉन आता है, ठीक है। किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है? स्क्रीन पेंटिंग, टाई एंड डाई, वाटिक या स्टेंसिल पेंटिंग? तो आपका वाटिक जो रंगाई है इसमें मोम का प्रयोग किया जाता है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं? सियरिंग। सियरिंग ये 2021 टीजीटी होम साइंस में पूछा गया है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। ड्राफ्टिंग के द्वारा कपड़े सिलने के लिए कटाई की जाती है। कटाई से पहले कपड़े पर निशान लगाया जाता है, कपड़े की सिलाई की जाती है, नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है। तो ड्राफ्टिंग के द्वारा नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है। डी आंसर इज राइट हो जाएगा।
कार्डिंग के द्वारा रेशों से धागा बनाया जाता है, गट्ठर बांधा जाता है, सुलझाया जाता है, रेशों को साफ किया जाता है। कार्डिंग के द्वारा रेशों को साफ किया जाता है। डी आंसर इज राइट हो जाएगा। लंबा दिखने के लिए चौकोर डिजाइन के वस्त्र उपयुक्त होते हैं, धारीदार डिजाइन के वस्त्र उपयुक्त होते हैं, या बड़े डिजाइन के प्रिंट उपयुक्त होते हैं, या फिर चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी उपयुक्त होती हैं। तो लंबा दिखने के लिए बड़े डिजाइन वाले प्रिंट उपयुक्त होते हैं। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है सौंदर्य बोध, कीमती साधन या अत्यधिक मेहनत या परिवार के सदस्यों की अधिक संख्या। तो उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है आपका सौंदर्य बोध। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। धन कैसा साधन है? मानवीय है, अमानवीय है, मानवीय तथा अमानवीय दोनों है। धन आपका अमानवीय साधन है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। प्रत्येक समुदाय विकास खंड में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं 7, यानी कि 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिलाकर के ही एक सामुदायिक विकास खंड बनता है। डी आंसर इज राइट हो जाएगा। श्रव्य दृश्य साधन है टेप रिकॉर्डर, दूरदर्शन, स्लाइड्स या रेडियो। दूरदर्शन जो है आपका श्रव्य दृश्य साधन में माना जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं है चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा प्रसार, संक्रामक रोग नियंत्रण या आर्थिक विकास। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं है आर्थिक विकास। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय आता है: आहार एवं पोषण, भूगोल, इतिहास या सैन्य विज्ञान। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत विषय आता है इतिहास। टी आंसर इज राइट हो जाएगा। बेल की विधि से अंधे पढ़ सकते हैं, याददाश्त अच्छी होती है कंप्यूटर की, अंधे देख सकते हैं। तो वेल की विधि से अंधे पढ़ सकते हैं। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत संपर्क विधि कौन सी है? प्रसार शिक्षा की, घर घर घूमने की, कार्यक्रम योजना की। व्यक्तिगत संपर्क विधि है आपकी प्रसार शिक्षा की। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। पोस्टर होते हैं श्रव्य साधन, दृश्य साधन, उपयुक्त सभी या दृश्य श्रव्य दोनों। पोस्टर होते हैं दृश्य साधन। बी आंसर इज राइट। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 8 मार्च को, 11 जून को या 5 सितंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आंतरिक और बाहरी मूल्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? लिंडसे के, पार्कर के या मार्गरेट मीड के या सुपर के। तो आंतरिक व बाहरी मूल्यों का वर्गीकरण किया जाता है पार्कर के द्वारा। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। एफपीओ मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है? एफपीओ मानक का प्रयोग वस्त्रों पर, मकान बनाने की सामग्री पर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर या खाद्य पदार्थों पर। एफपीओ मानक का प्रयोग खाद्य पदार्थों पर किया जाता है। डी आंसर इज राइट हो जाएगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं लक्ष्य एवं मूल्य, रहन सहन का स्तर, आवास, स्थिति या परिवार के सदस्य। निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं लक्ष्य एवं मूल्य। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। नवजात शिशु की जन्म के समय औसत ऊंचाई कितनी होती है? 19 से 24, 17 से 21, 11 से 17 या 27 से 29। तो नवजात शिशु के जन्म के समय औसत ऊंचाई 17 से 21 इंच होती है। वह समय अवधि जब किसी प्रकार की गतिविधियां एक साथ की जाती हैं उसको कहते हैं। विश्राम की अवधि, कार्यभार का शिखर, कार्य योजना या कार्य क्षेत्र। तो उसको कहते हैं कार्यभार का शिखर। वह समय अवधि जब किसी प्रकार की गतिविधियां एक साथ की जाती हैं उसको कार्यभार का शिखर कहा जाता है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आज मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर कंप्लीट कराई है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।